अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, बात करेंगे आज की मार्केट की। और जैसे कि आज मार्केट में हमने एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। और बात करेंगे अगर इंटरनेशनली वॉर सिनेरियो की, तो वॉर काफ़ी एग्रेसिवली चल रही है। और ऑयल प्राइस भी मज़ीद बढ़ रहा है, 80 तक तो पहुंच ही चुका है। आगे क्या लग रहा है मार्केट का? मार्केट जो आज पॉजिटिव रही है, आगे क्या स्टांस है? या वही उसी कंडीशन में आ गए हैं कि एक दिन पॉजिटिव होगी, दूसरे दिन नेगेटिव होगी? और अगर पॉजिटिव थी तो क्या इंडिकेटर्स थे? ये सारी बातें करेंगे। और साथ ही साथ रिजल्ट सीजन भी है, तो जो है उसके हवाले से भी बात करेंगे। जी हाँ, और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल खान साहब। जी हाँ, जो कि एसवीपी हैं इक्विटी इन बीएमए कैपिटल्स में। और उनसे उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी आप? जी जी, बिल्कुल आ रही है, आवाज़ क्लियर है। अच्छा सर, राइट। आज की मार्केट की हम बात करेंगे। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप एक जो है पूरे सिनेरियो के ऊपर एक ओवरव्यू जो है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल नादिया। ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट का, हम्म। तो मार्केट में हम इस वीक हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में नज़र आई है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक अगर हम बात करें तो मार्केट ने खुलते ही जो है वो काफ़ी करेक्शन, काफ़ी एक काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ देखा था मार्केट ने हम्म। इनिशियली मंडे ट्यूसडे को। बट हम्म। आज माशाल्लाह से जाके कुछ हद तक जो है वो नॉर्मलाइज हुई है। एंड हमने 2 दिन में काफी पॉजिटिव मार्केट के अंदर रिकवरी देखी है। आई थिंक ये चीजें मार्केट के अंदर जो रीजन है वो ऑफ कोर्स सबको पता है, उसमें कोई नई बात तो नहीं है। हमारे को इंटरनली हमारा कोई मसला नहीं है, ना कोई हम्म। फंडामेंटल इश्यूज हैं हमारे। ये इंटरनेशनली जो वॉर सिनेरियो है बिटवीन ईरान और यूएस, वही सारी चीजें प्ले कर रही है मार्केट, हमारी मार्केट को भी और इंटरनेशनल तमाम मार्केट्स को और ऑयल को। तो बेसिकली वी आर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, तो हम ज्यादा इफेक्ट करते हैं जब ऑयल बढ़ता है। तो अगर हम देखें, वो जब लास्ट स्टार्ट वीक के स्टार्ट में जो ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट आई थी, उसमें ऑयल ने पॉजिटिव रिएक्ट किया और ऑयल जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया। तो उसी हम्म। तरीके से हमारी मार्केट ने उसको रिएक्ट करना शुरू कर दिया नेगेटिवली, और वो प्राइस जो है वो हमारी मार्केट में करेक्शन आना शुरू हो गई। बट आई थिंक ये एक थोड़ा सा इवेंट जो था, अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एकदम से ये हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये दुनिया भर के लिए एक सरप्राइजिंग इवेंट था। एकदम से एमओयू जो है वो वायलेशन होती है हम्म। बोथ साइड्स, एंड फिर जो है ये दोबारा से वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो आई थिंक ये एक इस तरह के सिनेरियो में नॉर्मली मार्केट्स गिरती जरूर हैं, बट ये अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो इसमें फिर रिकवरी भी हम ऐसे ही देखते हैं। तो जिस तरह आपने देखा, ये हमारी लास्ट कल से और आज जो है मार्केट के अंदर हम रिकवरी देखना शुरू कर दी है। बाकी मार्केट के अंदर काफी सारी चीजें चल रही हैं। इंटरनली हमारे पॉलिसीज की बातें हो रही हैं, ऑटो पॉलिसी आनी है, रिफाइनरी पॉलिसी आनी है। तो वो पॉलिसी मैटर्स पे भी बातचीत चल रही है। तो फंडामेंटली कोई मसला नहीं है मार्केट को, मैक्रोस का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। काफी हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, चीजें हमारी काफी बेहतर होती जा रही हैं। तो हमें ऐसे कोई हम नेगेटिविटी मार्केट के अंदर होनी नहीं चाहिए। ये मार्केट को हम बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं, ये मार्केट के अंदर ना एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप जरा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक की बाइंग कर सकें। बिकॉज अब आगे रिजल्ट सीजन है, तो हम्म। मार्केट भी उस तरीके से उसको रिएक्ट कर रही है। अगर ज्यादा नीचे जाती है तो लोग फोर्स बाइंग, चेरी पिकिंग शुरू कर देते हैं। लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दी है अच्छे स्टॉक्स के अंदर, आपको हम्म। नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि आगे हम्म। रिजल्ट्स आने हैं, पे आउट्स आने हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है मार्केट अब इसी तरह थोड़ा बिहेव जरूर करेगी, एक रेंज बाउंड बिहेव जरूर करेगी, जब तक ये ऑयल ऊपर है। अदरवाइज मार्केट में कोई मसला नहीं लग रहा। थैंक यू। जी बिल्कुल। और सर, जैसे आपने ऑटोज के की कहा कि अभी पॉलिसीज वगैरह एक्सपेक्टेड हैं, ऑटो के नंबर भी आए हैं, सेल्स के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा रिजल्ट्स के ऊपर? जो अभी रिजल्ट्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसके हवाले से भी बताएं। अच्छा देखिए, बाकी जहां तक नंबर्स का मतलब ऑटोज के नंबर्स हैं, वो तो आपको कंटिन्यूस उसमें ग्रोथ नजर आ रही है। हाँ। उसमें अगर हम बात करें तो कंपनी वाइज अगर देखें, नंबर्स में काफी ग्रोथ है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और उसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है।
तो प्रॉब्लम बेसिकली वहां तो नहीं है कि भाई नंबर्स के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आगे जो पॉलिसी आनी है हम्म। उसमें काफी चीजें हैं जो कि हमें नजर आ रहा है कि उसमें बात हो रही है, कुछ टैक्सेशन चेंज करने की बात हो रही है, हाइब्रिड पे और ईवीज को थोड़ा सपोर्ट करने की बात हो रही है। तो वो बेसिकली बातचीत चलती रही है लास्ट वीक या इस वीक में भी। बट अब जो अब तक का स्टेटस है उसमें ये सुनने में आ रहा है कि जी ये पॉलिसी जो प्रीवियस पॉलिसी है वही कंटिन्यू करेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। तो आई थिंक अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है इसको लेके, अभी क्लैरिटी की जरूरत है, गवर्नमेंट अभी इस पे काम कर रही है। तो आई थिंक वो जैसे ही वहाँ क्लैरिटी आएगी तो फिर आपको जो है वो स्टॉक्स के अंदर भी आएगा। बाकी फंडामेंटली कोई इशू नहीं है, नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, गाड़ियों के भी बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, ट्रक्स के भी नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, तो नंबर्स तो काफी बेहतर है। सही, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, उनके हम सवाल ले लेते हैं। जी डॉक्टर अंजुम, अपना सवाल करें। जी सनी, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी, वालेकुम। अ, सर मैंने ना एक DFSM जो स्टॉक लिया था 32 पे, वो अभी 28 पे मैंने ना एवरेज बाइंग हुई है। वो सर लगातार मतलब इतना डाउन जा रहा है, लगातार तीन तो डाउन मारे हैं उसने। तो उसके बाद अब आज मेरे ख्याल में चौथा डाउन उसने मारा है, तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? कौन से स्टॉक की बात कर रहे सर DFSM, दीवान फारूक। हैं? DFSL, DFSL, ओके। DFSM, DFSM। दाऊ ये दीवान फारूक स्पेनिंग की बात कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ओके ओके। देखिए फारूक साहब, बेसिकली ये इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं, ये स्टोरी ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं या स्पेकुलेटिव जरा होते हैं। इनके अंदर देखें कोई फंडामेंटली तो इतनी कोई चीज नजर आती नहीं है, या स्पेनिंग सेक्टर के लिए अभी कोई नियर फ्यूचर या पास्ट में कोई इतनी बड़ी बड़ी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। अब जिस तरह दीवान ग्रुप्स के नॉर्मली स्टॉक्स होते हैं, इनके अंदर ज्यादातर लोग स्पेकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं, इनको इस पे कोई व्यू बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये आप स्पेकुलेट ही कर सकते हैं इसके अंदर कि भाई किस बेसिस के ऊपर इसको चलाया था, वो मारना शुरू कर दिया। तो टेक्निकली को आप टेक्निकल इसकी पोजीशंस को फॉलो कर लें तो ज्यादा बेहतर है, फंडामेंटल तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा अच्छा, चलिए बेहतर है नहीं, सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी सिराज, अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत से स्टॉक्स पे काफ़ी बात होती है, लेकिन एलाइड बैंक के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि परचेज करना चाहिए या नहीं। आपकी क्या राय है एलाइड बैंक को लेके? और अगर इसको हम कंपेयर करें नेशनल बैंक से और बैंक अल हबीब से, तो आप क्या समझते हैं कि एलाइड बैंक एक अच्छी परचेज होगी या नेशनल बैंक या बैंक अल हबीब ज़्यादा बेहतर रहेगा? थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सराज साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर हमारी मार्केट की जान है, और इसमें हमेशा जो है वो हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी भी बहुत होती है और वॉल्यूम्स भी बहुत आते हैं। और बेसिकली मार्केट के काफी बड़ा इंडेक्स है कंट्रीब्यूशन हमारी बैंकिंग सेक्टर में। देखिए अगर हम बात करें अलाइड बैंक की, अलाइड बैंक अच्छी कंपनी है, पे आउट भी है इसके अच्छे, पे आउट्स भी देता है। इसकी अगर जनरली हम बात करें कि हर क्वार्टर में इसका पे आउट आ रहा होता है नॉर्मली 4-5 रुपए के करीब इसका। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम, ये लोग प्रेफर करते हैं उन स्टॉक्स के जिनकी पे आउट ज्यादा बेहतर हो और थोड़ा सा लिक्विड भी हो। नॉर्मली अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की या बड़े प्लेयर्स की, वो उन स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं जहाँ लिक्विडिटी हो। ये थोड़ा सा इलिक्विड है, तो लोगों के इसमें प्राइस डिस्कवरी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप लेने जाओगे तो मिलता बड़ी मुश्किल से है, बेचने जाओगे तो बिकता बड़ी मुश्किल से। तो इस वजह से ये काफी दफा जो है वो इग्नोर हो जाता है ये स्टॉक। वैसे इसके पे आउट का इशू नहीं है, कंपनी अच्छी है, डिविडेंड भी देती है और अच्छे नंबर्स भी देती है। लोग फिर क्या करते हैं उन स्टॉक्स पे चले जाते हैं जहां पर उनको लिक्विडिटी नजर आ रही होती है, बेचना और लेना आसान होता है। इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ, और प्लेयर बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हिसाब से भी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं यूबीएल को, नेशनल बैंक को, हबीब बैंक को, और दूसरे जो बैंक है या हम बात करें हम जो अदर बैंक है उनके पे आउट्स भी अच्छे हैं। तो देखिए यील्ड तो कंपैरेटिवली सारे बैंकों की अच्छी है ना। सबसे अच्छी यील्ड तो आपको यूबीएल की मिल जाती है। अब नेशनल बैंक जो साल का डिविडेंड देता है, थोड़ा सा वो लॉन्ग वेट करना पड़ता है। तो ये बाकी जो बैंक है, तो आई थिंक लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते एबीएल को कि इसकी लिक्विडिटी का इशू है, इसकी लिक्विड नहीं है ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे बैंक अच्छा है। सही, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। जी अहमद बिनास, अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर जी, मैं हस्कोल के अबाउट पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके ख्याल ख्याल में अभी इसको रखना बेटर है या मैं किसी और स्टॉक में मूव कर जाऊँ? काइंडली इसके बारे में मुझे बताइएगा सर। देखिए अहमद मिनाज साहब, आप बिल्कुल हैस्कॉल में काम करें, बट देखें हैस्कॉल जो है ना, एक तो प्रॉब्लम आपको पता है, उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है ना। तो वो उनकी मैनेजमेंट की हिस्ट्री पर बहुत ज्यादा अच्छी रही है, प्रॉब्लम्स रहे हैं काफी, आपको याद होगा पिछले दिनों। फिर इसमें थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है आजकल के दौर में, थोड़ा सा मैनेजमेंट चेंज हुई है, पूरा का पूरा चेंजेस है। बट लेकिन मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा आप उन स्टॉक्स में रहें जहां पर जहां अर्निंग्स की स्टेबिलिटी नजर आए आपको। अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ही जाना चाहते हैं तो पीएसओ इस वक्त बेस्ट पिक है। पीएसओ बेसिकली अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप मार्केट को देखें, मार्केट ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, पीएसओ ने भी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी है। आप देखेंगे पीएसओ किस भी वक्त परफॉर्म कर जाएगा। हेस्कॉल अच्छी कंपनी है, मुझे वो उसमें कोई मसला नहीं है, बट मैं इसको जरा प्रेफर करूंगा कि आप पीएसओ में ज्यादा रहें, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। डिस्पाइट कि उनका भी कैपिटल, उनका इन्वेंट्री लॉस आएगा, बट लेकिन वो वन टाइम होता है तो उसमें इतना कोई ज्यादा वो नहीं होता है। लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आएगा, बट लेकिन फिर भी मैं कहूंगा पीएसओ का डिविडेंड भी आता है, वो आपको डिविडेंड भी दे देता है, तो वो ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और सर आजकल फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हुए हैं मार्केट में, और इसका क्या क्या वजह है, और आगे क्या इसका इम्पैक्ट जो है हमें। देखें जी जी मैं बता रहा हूँ। देखें नादिया, मार्केट के अंदर फॉरेन पार्टिसिपेशन तो अगर कंपेयर टू, अगर हम लास्ट ईयर बात करें तो काफी कम हुई है वैसे तो, इतनी ज्यादा नहीं है मार्केट में, बट लेकिन ये जरूर है, हाँ बिल्कुल है, पार्टिसिपेशन हमेशा रहती है। नॉर्मली मिलियन $2 मिलियन की नॉर्मल काम आ रहा होता है। तो वो बेसिकली फॉरेन फंड्स होते हैं, पैसिव फंड्स होते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ लोग अपनी एलोकेशंस करते हैं न्यू ईयर के बाद, वहां पर भी एलोकेशंस हो रही होती हैं। पाकिस्तान की माशाल्लाह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है मार्केट और बाकी मार्केटों के मुकाबले में। तो हम वैसे भी लाइमलाइट में आए हुए हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी वजह होती है मार्केट की, जिसमें हमारा फॉरेनर भी अट्रैक्ट हो रहा होता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो हमें नजर भी आ रही है कुछ एलोकेशन फ्रॉम फॉरेन साइड। तो आप देख रही हैं कि वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, टेक्नोलॉजी में, ऑयल में, इवन सीमेंट्स में, तमाम सेक्टर्स में हमें थोड़ी थोड़ी एलोकेशन फॉरेनर्स की भी, पैसिव फंड्स की भी नजर आ रही है। हाँ एक्टिव फंड्स हैं अभी जो इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ, बट पैसिव फंड्स की एलोकेशन हम थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। बट बहुत साइड है, वो सेलिंग साइड पे भी आ रही है, बाय साइड पे। हम्म। सही। जी उस्मान अपना सवाल कीजिए। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि ईफर्ट मैंने लिया हुआ है, 207 की है तकरीबन मेरी बाइंग। काफ़ी शेयर्स हैं, तो इसको होल्ड करना चाहिए क्योंकि बाकी सारे फर्टिलाइजर चले लेकिन ये नहीं चला। और बाकी मेरा सवाल है, एक तो FCCL जो है, फौजी सीमेंट, और गैल, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे हैं? शुक्रिया। बिल्कुल उस्मान, अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ईफर्ट ने परफॉर्मेंस नहीं दी है जिस तरह मार्केट में बाकी फर्टिलाइजर कंपनीज में, स्पेशली FFC ने और फातमा ने फिर भी परफॉर्म किया है, ईफर्ट ने नहीं किया परफॉर्म। उसकी रीजन है इस साल या इस क्वार्टर जो लास्ट गुजरा है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, और जो अब आने वाला क्वार्टर है उसमें भी अर्निंग्स कुछ कम रहेंगी, जिसकी वजह से पे आउट भी कम है, जिसकी वजह से जो है वो ईफर्ट की परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आ रही। बट लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे, इस क्वार्टर के बाद जो क्वार्टर होंगे, जो नेक्स्ट ईयर होगा, वो ईफर्ट का अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से भी ईफर्ट अगर आपके पास है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, और आप उसमें वेट करें। आपको पे आउट इस क्वार्टर का तो शायद बहुत अच्छा ना मिले, बट जो आने वाले क्वार्टर्स होंगे इनकी सेल्स रिकवर कर जाएगी और इनकी पे आउट भी फिर आना शुरू हो जाएंगे। जो एक चीज, दूसरी चीज आपने हमसे पूछा गैल का और फौजी सीमेंट का। फौजी सीमेंट बहुत अच्छी कंपनी है, फौजी सीमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसको आपके पास अगर है तो आपको होल्ड करना चाहिए। गैल का भी नंबर्स में अगर हमने अभी देखा है, गैल के कुछ नंबर्स बेहतर आए हैं। जो भी नंबर्स गाड़ियों के हैं उसमें गैल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। गैल भी आई थिंक मुझे कंपैरेटिवली GHNI ज्यादा बेहतर लगता है, इसकी जो कंपनी है वो मुझे ज्यादा, उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू गैल। बट गैल भी अच्छी कंपनी है, उसको होल्ड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी बहुत थैंक शुक्रिया। जी मुकीत अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। यू। अच्छा सर, ये बताएं कि नेशनल बैंक जो है ये ईयरली देता है डिविडेंड। तो जी आजकल ये रूमर्स, अभी कुछ अर्से पहले मैं सुन रहा था
कि अनवेरीफाइड है। मैं कह रहा था आपसे पूछ लूं कि आपके पास कोई न्यूज़ है कि ये अपना हाफ ईयरली रिजल्ट में भी कोई डिविडेंड देगा, तो ऐसा कोई है न्यूज़? देखिए मुकेश साहब, वैसे तो नेशनल बैंक की अभी तक पॉलिसी नहीं है कि वो कोई क्वार्टरली या हाफ ईयरली डिविडेंड दे। ये जरूर आया था मार्केट में कि इस तरह की पॉलिसी में चेंज आ रहा है नेशनल बैंक की कि वो हाफ ईयरली या क्वार्टरली डिविडेंड दे, जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब ने करना शुरू कर दिया, बिकॉज बैंक ऑफ पंजाब अब आपको क्वार्टरली हाफ ईयरली डिविडेंड दे देता है। नेशनल बैंक की वो पॉलिसी नहीं है, इनकी बोर्ड से अप्रूवल अभी तक नहीं हुई है। जैसे ही अप्रूवल होगा तो फिर आप नेशनल बैंक में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखेंगे। अभी तो लोग इंतजार करते हैं पूरे साल, जाके दिसंबर में जाके डिविडेंड आता है, फिर उसके बाद जाके जो है वो नेशनल बैंक को आपको एक साल वेट करना पड़ता है। बट अगर ये ऐसा हो जाता है, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नेशनल बैंक आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा काफी अच्छा। अभी तो हाफ ईयर का फिर रिजल्ट आने ही वाला है, तो अभी तो फिर मुश्किल ही है कि अभी कोई मुश्किल है ऐसी ये, कोई जी जी चेंज। जी जी, मुश्किल है। अभी तो नहीं हो सकता ऐसा, बिकॉज ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं, एकदम से तो नहीं हो जाते। इसका यकीन बैंक अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट में बताता है, ये सब कुछ बताता है, जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब ने बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। जी सर, यहाँ पर एवियन का व्यू पूछा है कि एवियन का व्यू शेयर कर दें। एवियन एवियन की बात करें, जी एवेंशन की जी, बात करें, इसकी बात? एवियन एवियन की। ठीक है, एविंसॉन। देखिए, एविंसॉन अच्छी कंपनी है, मतलब कंपैरेटिवली बाकी सेक्टर्स में देखें, पूरे सेक्टर में तो मुझे लेकिन सिस्टम ज्यादा बेहतर लगता है। सिस्टम एक जरा ज्यादा स्टेबल और रेवेन्यू वाइज और अर्निंग वाइज, ग्रोथ वाइज ज्यादा स्टेबल है। एवियन भी अच्छी कंपनी है, बुरी नहीं है, बट कंपेयर टू सिस्टम मुझे लगता है ज्यादा सिस्टम ज्यादा अच्छी हम्म। है। और सर बीओपी का भी व्यू शेयर कर दें, यहाँ पे सवाल आया है। बीओपी अच्छी है, बीओपी अच्छी है। बैंक्स के तो देखें, अब रिजल्ट्स आने हैं तो बैंक तो परफॉर्म करेंगे, आपको आगे भी नजर आएंगे बैंक परफॉर्म करते हुए, क्योंकि सही बैंकों के रिजल्ट्स आने हैं, पे आउट्स आने हैं, तो बैंक्स में तो आपको मुझे लगता है होल्ड। सही। और सर अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से सिनेरियो चेंज हो गया है, तो अब क्या लग रहा है? और जो है अभी रिजल्ट सीजन को किस तरह से देख रहे हैं? जितने भी रिजल्ट्स हैं उनमें क्या एक्सपेक्टेशंस आपको लग रही हैं? देखिए, रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे, रिजल्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। रिजल्ट्स तो ओवरऑल आपको बेहतर नजर आना शुरू हो जाएंगे। अभी सबसे पहले जो है वो बाटा ग्रुप के रिजल्ट्स आएंगे, उनमें काफी अच्छे पे आउट्स आने हैं, फिर बैंकिंग के भी आने हैं, बाकियों के भी आने हैं। तो आई थिंक रिजल्ट सीजन तो अच्छा रहेगा। मार्केट को मुझे नहीं लगता बहुत नीचे जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट सीजन है, उसमें फिर पे आउट आने होते हैं, तो मार्केट तो बहुत ज्यादा अगर जाती भी है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट के अंदर देखिए। दूसरी बात, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर देखें, पहले यकीनन आपकी हम सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि जी इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, या इस वाली मॉनेटरी पॉलिसी में तो खैर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आने इसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसीज आती उसमें कट एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अब वो शायद सिनेरियो बदल जाएगा जब तक ऑयल होगा, बिकॉज ऑयल एलिवेटेड जब तक रहेगा उस वक्त तक हमें ये सोचना कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे ये थोड़ा मुश्किल लगता है अब। इसीलिए मार्केट ने जो एक करेक्शन भी ली है वो इसीलिए ली है कि जी ऑयल ऊपर चला गया है। जो सिनेरियोज लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इस मॉनिटरी के बाद नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी में कट आ जाएगा, वो कट अब लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और यील्ड बॉन्ड की यील्ड में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो इसीलिए जो है वो मार्केट भी थोड़ा करेक्ट कर, या मार्केट ने भी अपने आप को एडजस्ट किया है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा देखना चाहिए, अगर ऑयल किसी भी रीजन से अगर ये दोबारा से यूएस ईरान कुछ पैक्ट हो जाता है और ये आपस में एडजस्ट कर लेते हैं और उनकी कोई सीज फायर हो जाता है जिस तरह, तो फिर शायद ऑयल नीचे आना शुरू हो, तो फिर जाके आगे हम देख सकते हैं। बट अभी राइट ना हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कहना कि कोई कट आएगा। सही। और सर अभी मार्केट क्या लग रही है, कल की मार्केट क्या लग रही है? क्या स्ट्रेटजी इस वक्त आप कहेंगे इस वक्त, क्योंकि लोग बाइंग कर तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डर भी रहे हैं कि मजीद इंडेक्स जो है वो नीचे डाउन ना हो। तो थोड़ा सा बताएं कि इसमें क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, और कल की मार्केट कैसी लग रही है? देखिए, ओवरऑल ना ये मार्केट तो प्रॉब्लम कोई नहीं है मार्केट में, तो ये तो मतलब क्लियर कट बात है कि मार्केट में फंडामेंटल कोई इशू नहीं है। मार्केट में हमारी जो चीजें हैं वो सब इंटैक्ट हैं। गवर्नमेंट बड़ी बहुत अच्छी तरीके से चीजों को काम कर रही है, हैंडल कर रही है। इवन अब सेक्टर वाइज पॉलिसीज भी आ रही हैं। पहले क्लोज पॉलिसी बात हुई, फिर ऑटो पॉलिसी बात हुई है, अब रिफाइनरी पॉलिसी पे बात हो रही है। तो गवर्नमेंट तो अपने एंड पे काम कर रही है, हमारे रिजर्व्स मेंटेन्ड हैं। हमने जो प्रीपेमेंट्स करनी थी वो भी बड़े इजीली हमने कर ली। अभी सऊदी फैसिलिटी की बात हो रही है, ऑयल फैसिलिटी की $6 बिलियन प्लस की, वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आई थिंक चीजें तो ऑन ऑन अगर हम बात करें गोइंग फॉरवर्ड काफी पॉजिटिव लग रही हैं।
तो जब चीजें पॉजिटिव हैं, इंटरनेशनल इमेज हमारा काफी बेहतर हुआ है जिस तरीके से गवर्नमेंट ने काम किया है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है मार्केट में कोई बहुत बड़ा डाउन साइड तो मुझे नहीं लग रहा आता। अगर कोई आता भी है जो छोटी मोटी करेक्शन आएगी, और वो करेक्शन में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के बाइंग करनी चाहिए अच्छे मेन बोर्ड स्टॉक्स के अंदर, जिसमें मुझे ऑयल सेक्टर स्टिल बहुत बेहतर लगता है, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। जो अगर डिप अगर हमें मिलना शुरू हो जाता है, चीजें अगर मिलती हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो सब अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में। सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है सीमेंट में। कंस्ट्रक्शन पे गवर्नमेंट ने काफी बड़ा पैकेज दिया है, वो हमें नजर आना शुरू होगा। सीमेंट के नंबर्स बहुत अच्छे आने शुरू हो गए, सीमेंट की सेल्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो आई थिंक मार्केट में तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। अगर कोई डिप आता भी हो तो वो अपॉर्चुनिटी। सही। और सर इन सारे सेक्टर्स में जो आपने मेंशन किया है, इनमें से सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स जो हैं जो आप सजेस्ट करना चाहें, मैं चाहूंगी कि वो प्लीज आप हमें बताएं। आई थिंक ऑयल ऑयल एंड गैस में अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे बेहतर ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी लगता है, जिसमें ओजीडीसी में का पे आउट भी अच्छा है और ओजी में ग्रोथ भी काफी है। वैसे तो मारी भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं, पीपल बहुत अच्छा है, बट हम्म। लेकिन ओजी मुझे नंबर वन मुझे लगता है। बाकी आप नंबर टू नंबर थ्री कर सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में पीएसओ एक ऐसी कंपनी जिसने अभी परफॉर्म नहीं किया, उसको परफॉर्म करना चाहिए। वो एनी टाइम आपको परफॉर्मेंस उसकी नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में, तो अब आपको रिजल्ट बैंकिंग के रिजल्ट आएंगे, उसमें आप यूबीएल है देख सकते हैं। अभी बैंक की परफॉर्मेंस आ सकती है, अभी बैंक में इनके अच्छे पे आउट्स आपको नजर आएंगे आने वाले दिनों में। तो आई थिंक उसमें आप फोकस कर सकती है। सीमेंट्स में अगर आपको कोई डिप में मिलता है तो मुझे लगता है ये सीमेंट्स में चिराट है, डीजी है, लकी सीमेंट्स है, ये सारी अच्छी कंपनीज है, इनके अंदर भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो आई थिंक सेक्टर वाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही है और चीजें लेना चाहिए। सही। और सर पैनी स्टॉक में कुछ बताएं कि पैनी स्टॉक में बहुत लोग हैं जो पैनी स्टॉक में काम कर रहे होते हैं, तो अभी पैनी स्टॉक कौन से ऐसे हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं और वो एक सेफ ऑप्शन है। ना जी, देखिए पेनी स्टॉक्स में तो बड़ा मुश्किल होता है कहना, बिकॉज उसमें स्टोरी बेस्ड ज्यादातर काम हो रहा होता है और वो बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होता है। हाँ, यूं कह सकते हैं कि रिफाइनरीज में कुछ आपको हमें यहाँ लगता है कि जगह है काफी ऊपर जाने की। अगर रिफाइनरी पॉलिसी गवर्नमेंट जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ दिनों हम्म। में आ जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी हम अनाउंस गवर्नमेंट लगता है अनाउंस कर देगी, तो उसमें आप देख सकते हैं वो कंपनी जिनमें पैनी जो मैं नहीं कहूंगा, बट लेकिन वो स्टॉक कंपनी जिस तरह सिनर्जी है, जिस तरह हाँ। पीआरएल है, ये अच्छी कंपनीज हैं। इनके अंदर मुझे लगता है कि जगह बन सकती है काफी अपसाइड, अगर पॉलिसी में पॉलिसी आ जाती है और फेवरेबल पॉलिसी आ जाती है, तो इनमें काफी हमें अपसाइड नजर आ सकती सही। थैंक यू सो मच सर मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। है।